नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। आप लोग देखे होंगे, पहला पार्ट आपने देख लिया होगा। हमने गुप्त काल को अच्छे से कॉन्सेप्ट को कवर किया है, ईच टू एवरी पॉइंट को कवर किया गया है। ठीक है, पहले पार्ट आपने देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा। और ये आज आपका पार्ट दूसरा होने वाला है। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट विद MCQ भी दिया गया है। ठीक है, पहले वाले में सिर्फ कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसमें मैंने MCQ देने का प्रयास किया है और आगे भी ऐसे ही और वीडियो अच्छे से आएंगे। और इसमें आपका एकदम माइंड मैप से सब चित्रात्मक प्रस्तुति है, इससे आप इसमें चीज़ों को अच्छे से माइंड में फिट कर सकें, क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो चित्रों को ज़्यादा याद रखता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और PDF भी वहीं से आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में समुद्रगुप्त तक कर लिया था। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को आज हम देखेंगे। ठीक है, और इनके जो भी है हर चीज़ को कवर किया जाएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कार्यकाल है वो कब तक था? 375 से 415 ईस्वी तक लगभग था। ठीक है, कब तक था? 375 से 415 ईस्वी तक था। गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली व लोकप्रिय शासक में से एक ये रहा। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था, यानी कि इनको उपाधि मिली हुई थी। इनके काल में गुप्त युग का स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त काल में स्वर्ण युग किसके काल में को कहा गया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को मार्क करेंगे वहाँ पे। ठीक है, अब रही बात इनके सिंहासन पे ये कैसे बैठते हैं। ये समुद्रगुप्त के पुत्र और रामगुप्त के छोटे भाई थे। ठीक है, क्या थे ये? समुद्रगुप्त के पुत्र थे और रामगुप्त के ये छोटे भाई हुआ करते थे। परंपरा है कि रामगुप्त ने पराजय के बाद अपनी रानी जिनका नाम ध्रुव देवी को शकों को सौंपने का निर्णय लिया था। और चंद्रगुप्त ने स्वयं यह जानकर शक नरेश का वध कर दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने ये जाना तो उन्हें जो शक नरेश थे उनको उन्होंने मार डाला था। इसके बाद उन्होंने राम को हटाकर सिंहासन को ग्रहण कर लिया था, यानी कि अपने भाई को हटाकर ये खुद सिंहासन पे आके बैठ गए। तो ये कुछ इनका इतिहास रहा है कि ये सिंहासन पे कैसे आए हैं। आगे चलते हैं। उसके शासनकाल तो आप पता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 375 से 415 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में क्या क्या चीज़ें हुई उस पर भी एक नज़र थोड़ा डाल लेते हैं। साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। ठीक है, जो साम्राज्य था वो अधिकतर ज़्यादा विस्तार हुआ और साथ में कला, साहित्य और विज्ञान का विकास चरम सीमा पर था। उसके साथ साथ व्यापार और आर्थिक समृद्धि भी काफ़ी बढ़ी। शांति और स्थिरता की स्थापना होती है किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में होती है। ठीक है, उसके बाद इनकी कुछ उपलब्धियां हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये सिंहासन पर बैठे हुए हैं और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके भी, और वैसे भी आप सर्च करेंगे ISPCS विजन, माफ़ कीजिए ISPCS, माफ़ कीजिए एम संतोषी आज के एजुकेशन PCS। ठीक है, एम संतोषी एजुकेशन ISPCS। ठीक है, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वरना आप स्कैन करके भी ले सकते हैं। एक्चुअली में एक चैनल और है तो मेरे माइंड में वही है, इसलिए वो चैनल निकल गया, लेकिन उस पर अभी काम नहीं हो रहा है सही से। एनीवे, तो उसके बाद इनकी जो उपलब्धियाँ हैं वो शक विजय। ठीक है, शक विजय कहते हैं। सबसे बड़ी सफलता इनकी पश्चिमी क्षेत्रों का अंत था। ठीक है, जो पश्चिमी यानी वेस्टर्न क्षेत्र थे उनका इन्होंने अंत किया। शक राजा रुद्र सिंह द्वितीय पर इन्होंने विजय प्राप्त की। ठीक है, शक के राजा कौन थे? रुद्र सिंह द्वितीय। इन्होंने हराया किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मालवा, गुजरात और काठियावाड़ पर गुप्तों का पूर्ण नियंत्रण हो चुका था। विजय स्मृति में उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, विजय की उत्सव में इन्होंने क्या किया? उज्जैन को इन्होंने दूसरी राजधानी बनाया। इस विजय के कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली। ठीक है, तो विक्रमादित्य को कब उपाधि मिली थी? जब इन्होंने शकों को हराया था। ध्यान रखेंगे ये चीज़। ठीक है, विक्रमादित्य कब मिलती है? जब इन्होंने शकों को हराया था। उसके बाद उज्जैन को इन्होंने दूसरी राजधानी बनाते हैं। ये आपका गुप्ता एम्पायर है। ठीक है, यहाँ पे उज्जैन वाला क्षेत्र यहाँ है। व्यापार मार्गों पर पकड़ मजबूत किया इन्होंने। साथ में खगोलविद जैसे बारामीर, गणितज्ञ आर्यभट्ट का विकास इसी युग में देखने को मिलता है। ठीक है, जो बारामीर और जो आर्यभट्ट हैं इसी काल में हुआ करते थे। उज्जैन के खगोल शास्त्र का प्रमुख केंद्र बना। ठीक है, उज्जैन क्या बना? खगोल शास्त्र का प्रमुख केंद्र बना था इनके शासनकाल में। उसके बाद इन्होंने क्या किया? नालंदा
और सांस्कृतिक साहित्य का विकास किया चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में होता है। ठीक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि आपके बिहार में अभी भी है, इसके साथ देखने को मिलते हैं, और ये वहीं की फोटो है। संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष पर हुआ इनके शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तार भी काफ़ी हुआ। काव्य, नाटक, ज्योतिषी और गणित का स्वर्ण युग भी इन्हीं के शासनकाल में काफ़ी फला फूला। आप देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें इनके शासनकाल में होती हैं। और इनके शासनकाल में नवरत्नों का भी संग था। ठीक है, इनके दरबार में विभिन्न विद्वानों का समूह हुआ करता था और परंपरागत अनुसार नवरत्न वो माने जाते थे। यहाँ पर इनकी फ़ोटो भी लगी हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, जैसे कि कालिदास, वारामिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, वररुचि, शंकु, घटकरपर, छपणक और वेताल भट्ट। तो ये सारी चीज़ें इनके दरबार में रहते थे। ये ऐतिहासिक माम मिश्रित है। ठीक है, मतलब ये मिश्रित है, लेकिन लोक परंपरा में ये काफ़ी प्रचलन में है। तो आपसे अगर पूछेगा तो आपको यही आंसर लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद इसके धर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति का किस प्रकार का आदमी था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये धार्मिक रूप से क्या था, सहिष्णु था। हिंदू धर्म के संरक्षककर्ता के रूप में इसको जाना जाता है। बौद्ध और जैनों को भी इसने दान दिए थे। उनके सिक्कों पर भगवान लक्ष्मी और गरुड़ का चिन्ह देखने को मिलता है, जिससे ये पता लगता है कि ये हिंदू धर्म को लेकर काफ़ी जागरूक और हुआ करता था। और रही बात आर्थिक दशा की, तो वो भी देख लेते हैं। व्यापार मार्ग इसने सुरक्षित किया। क्या किया? व्यापार मार्ग सुरक्षित किया। रोमन देश से व्यापार शुरू हुआ। ठीक है, आर्थिक दशा में व्यापार मार्ग को इसने काफ़ी मजबूत किया और साथ में जो रोमन से इस व्यापार शुरू कर दिया, साथ में सोने की मोहरें यानी कि जो गोल्ड कोइंस की अधिकता देखने को मिलती है और सिक्कों पर उच्चतम कला का प्रदर्शन भी देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, ये कला ही है। ठीक है, चित्रात्मक बनाया गया है, तो ये एक तरह से कला है जो कि उच्चतम कला का प्रदर्शन ये करता है। अगर उस प्रकार की बात करें सिक्कों की, तो सोने के सिक्के हुए। ठीक है, धनुधर प्रकार के हुए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, और वघेल सिंह वध के प्रकार हुए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार के सिक्के थे। और उसके बाद इसके शासनकाल में कुछ यात्री आए, उनको भी देख लेते हैं, जैसे कि फायान आया। ठीक है, फायान आता है, यह फायान है, ये रियल फोटो है कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब जो भी मिला है, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन ये रियल लगभग इसी तरह को दिखता हुआ। चीन के बौद्ध यात्री फायान उसके शासनकाल में भारत आता है और उसने लिखा इस बारे में कि भारत अत्यंत सुरक्षित था उस समय, मतलब हर तरह से मजबूत था भारत। लोग सरल हुआ करते थे और धर्मनिष्ठ थे। कर भी कम थे उस समय। ठीक है, जो लगान वसूली जाती थी वो भी काफ़ी कम थी, और जो राजा था वो काफ़ी न्यायप्रिय था। ये इन्होंने ही ये इसका विवरण दिया। किसने? फाहियान ने। ठीक है, अपनी यात्रा वृत्तांत में इन्होंने इसका विवरण दिया है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो विशेषताएं क्या क्या थी? प्रशासन सुव्यवस्थित था काफ़ी। दंड प्रणाली काफ़ी कठोर हुआ करती थी, जो जैसा दंड करेगा उसको उस हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा। जासूसों का नेटवर्क काफ़ी मजबूत था। ठीक है, यानी इंटेलिजेंट गैदरिंग की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग थी। विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान में प्रगति काफ़ी उच्चतम स्तर पे थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा मृत्यु को भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका स्कंदगुप्त आएंगे। तो लगभग 415 ईस्वी के आसपास उनका निधन हो गया। उनका किनका? चंद्रगुप्त द्वितीय का हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो उत्तराधिकारी बनता है वो कुमारगुप्त प्रथम बनता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कुमारगुप्त प्रथम अगर बनता है तो आप कुमारगुप्त के बारे में बताना चाहिए, तो आप सीधे स्कंदगुप्त की आएंगे। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी आप पढ़ने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप सर्च कर सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने इसमें लिखा है। तो हमने कुमारगुप्त को छोड़ के उसके बाद डायरेक्ट हम स्कंदगुप्त आते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके बाद स्कंदगुप्त की बात करें तो 415 से 467 ईस्वी तक इनका कार्यकाल होता है। किसका? स्कंदगुप्त का। कुमारगुप्त का पुत्र था ये। ठीक है, यानी ये इसके बाद देखो चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त प्रथम बनता है, और कुमारगुप्त का पुत्र है कौन? स्कंदगुप्त है। ठीक है, स्कंदगुप्त है, कुमारगुप्त का पुत्र है। गुप्त साम्राज्य का ये अंतिम महान शासक हुआ। ठीक है, अंतिम है, ये आखिरी है।
शासनकाल यहाँ पे लिखा ही हुआ है, मैंने बता भी दिया है पहले, ये स्कंदगुप्त का फोटो है। उपलब्धियों की बात करें स्कंदगुप्त की, तो हुणों को पराजित किया था इसने। क्या क्या? हुणों को पराजित किया था। ठीक है, स्कंदगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ठीक है, हुणों को पराजित करना। हुणों के आक्रमण से उत्तरी भारत के बचाया इसने, जो उत्तरी भारत का क्षेत्र था उसको सेव किया। पर जीत के बाद साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर होने लगी थी। ठीक है, इसने हुणों को जीत तो हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद जो साम्राज्य की स्थिति थी आर्थिक रूप से स्थिति कमजोर होने लगी। प्रशासनिक सुधार की बात करें तो कर राशि इसने बढ़ा दी। जब स्थिति कमजोर हुई तो नॉर्मल सी बात है, ये क्या करेगा, कर के बढ़ाएगा, जिससे और व्यवस्था खराब होने लगी। कुछ नए कर लगाए गए, साथ में नए कर जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि जनता पे और अधिक बोझ बढ़ा और सेना को मजबूत किया गया। ठीक है, यह काम अच्छा किया कि सेना को मजबूत किया, लेकिन कर राशि बढ़ाई गई और कुछ नए कर लगाए गए, जिससे अर्थव्यवस्था में जो जनता है उसके लिए और काफ़ी चुनौतीपूर्ण जीवन होने लगा। उसके बाद सिक्के की बात करें तो इनके सिक्के पर गंधर्व मुद्रा और धनुधर बाण प्रकार मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे गंधर्व मुद्रा और ये धनुधर बाण मिलते हैं। चाणक्य शासन परंपरा की बात करें तो कुछ अभिलेखों में इन्हें परम भागवत कहा गया। ठीक है, और जूनागढ़ के जो अभिलेख में इनकी उपलब्धियाँ का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, तो इन्हें परम भागवत भी कहा गया है कुछ अभिलेखों में। किसे? स्कंदगुप्त को। महत्व देख लेते हैं। हुणों पर विजय प्राप्त किया, गुप्त साम्राज्य की रक्षा की, तो हमने अभी देखा ही है। परंतु जो आर्थिक दशा दुर्बलता के कारण इस काल के बाद साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। अब यहाँ पे आपका स्कंदगुप्त समाप्त होते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हमने कवर करने की कोशिश की है। अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। स्कंदगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? अभी हमने कराया है। नालंदा की स्थापना, शकों को पराजित, हुणों को पराजित, या रोम से व्यापार बढ़ाना। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ध्यान से दिए होंगे कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो मैच कर रहे हैं, लेकिन इसने पूछा सबसे बड़ी उपलब्धि की पूछी है, तो हुणों को उसने पराजित किया था, ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा आपका सी होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? हुणों को पराजित किया था। उसके बाद एक सेकेंड, स्कंदगुप्त किस गुप्त शासक का पुत्र था? तो अभी मैंने बताया आपको कि जो स्कंदगुप्त है वो कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। किसका पुत्र था? कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है, समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर उसका पुत्र होता है कुमारगुप्त, माफ कीजिए रामगुप्त। ठीक है, तो इस तरह से सीक्वेंस है। बाकी इसका आंसर आपका कुमारगुप्त प्रथम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्कंदगुप्त का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? अभी अभी जस्ट किया है, 1 मिनट पहले की बात है ये। क्या इलाहाबाद स्तंभ में लेख है, महरौली स्तंभ में है, जूनागढ़ में है, या फिर ऐहोल लेख में है? तो अभी हमने देखा कि जूनागढ़ अभिलेख में इसका वर्णन देखने को मिलता है स्कंदगुप्त का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? भी सी हो जाएगा। स्कंदगुप्त के समय आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था उस समय में? सूखा, व्यापार में कमी, हुणों से लगातार युद्ध, या फिर साम्राज्य विभाजन? ठीक है, अभी हमने बताया कि आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था। तो आर्थिक संकट अभी कब आया था? बताया कि जब उसने हुणों को पराजित किया, उसके बाद धीरे धीरे जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमराने लगी। ठीक है, और धीरे धीरे करके आर्थिक संकट गहराता गया। तो इसका भी आंसर होगा हुणों से लगातार युद्ध करने से उसकी जो आर्थिक संकट है वो गहराता चला गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आपको इसका आंसर देना है। स्कंदगुप्त को किस उपाधि से संबोधित किया गया था? विक्रमादित्य, परमेश्वर, परम भागवत, महाराजधिराज? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। किसके लिए है? आपके लिए है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। जिसने वीडियो अच्छी से देखी है वही इस 5वें क्वेश्चन का आंसर दे सकेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप जो पीपीटी है इसमें जो एक पेज में मैंने स्क्रीन लगा रखा है उससे भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।